हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग स्टैटिस्टिक इन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन की सीरीज हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सिग्निफिकेंस ऑफ मीन फॉर लार्ज सैंपल्स की, अगर हम 30 से बड़े सैंपल्स लेते हैं, यूजुअली स्टैट की जब हम बात करेंगे तो अगर 30 से बड़े केसेस हैं या 30 से ज्यादा लोगों के सैंपल्स हैं डाटा इकट्ठा करते टाइम, तो वो सैंपल को बोलेंगे हम लार्ज सैंपल, और अगर 30 से कम है तो उसको हम बोलेंगे स्मॉल सैंपल। ठीक है, लार्ज सैंपल के लिए हमने बात की थी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की। ऑब्वियसली जितने ज्यादा सैंपल्स होंगे उतना ज्यादा बेटर ग्राफ जो है वो हमारा ये कर्व उतना बेटर आएगा। अगर स्मॉल सैंपल्स होंगे तो रैंडमली कहीं कहीं हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये ग्राफ इस तरीके का कर्व जो है वो इस तरीके का ना भी आए। ठीक है जी, सो आई होप आपको वहां तक समझ आई होंगी चीजें। मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें बहुत सिंप्लीफाई तरीके से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। फिर भी समझ ना आए तो कमेंट करके पूछ लिया कीजिए। स्पेसिफिकली वो स्टूडेंट्स जो रेगुलरली, मतलब मैं जैसे आज लेक्चर डाल रही हूँ तो आज ही देख रहे हैं, सो वो तो जरूरी से पूछ लीजिए ताकि नेक्स्ट लेक्चर जब तक आए तब तक मैं आप लोगों की क्वेरीज उसी नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर पाऊं। ठीक है जी, सो ये स्मॉल सैंपल को हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक स्टूडेंट ने बोला था कि मैम स्टैट के लिए आप कौन सी बुक्स को रेफर करते हैं वो बता दीजिए। तो मैंने मतलब 3-4 बुक्स हैं स्पेसिफिकली, कई बार कोई पीडीएफ या इग्नू की पीडीएफ वो भी इंक्लूड करती हूं मैं। बट अगर बुक्स की बात करूं स्पेसिफिकली तो एक रिसर्च मेथडोलॉजी की बुक है CR कोठारी की, उसके अलावा ये लोकेश कोल की बुक है, देन हमारी ये पियर्सन की बुक भी है, जॉन डब्ल्यू बेस्ट वाली, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट एक स्टैट की बुक है, स्टैटिस्टिक इन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी की, SK मंगल की। ठीक है, सो इन सब में से अगर मैं ज्यादा ये बताऊं कि अगर आपको एक ही बुक लेनी है तो आप SK मंगल वाली बुक ले सकते हैं। इसमें कंपैरेटिवली सिंप्लीफाई कर रखी हैं चीजें, बट कहीं कहीं कंफ्यूजन फिर भी आपको आ सकता है अगर आपने कोई और बुक देखी है तो वहां से फिर वो हो जाता है कि जहां पे भी मुझे पर्सनली कंफ्यूजन होता है, मैं फिर कई सोर्सेज को देखती हूँ, जितने रिसोर्स में ज्यादा देख पाऊं उसके हिसाब से फिर जो मुझे ठीक लगता है कि हाँ सब में क्या चीज सेम मेंशन है। ऑब्वियसली जब सब जगह पे एक ही चीज मेंशन है तो गलत तो नहीं होगी ना, तो उस हिसाब से फिर मैं डिसाइड करती हूँ कि आप लोगों को आगे फर्दर क्या करवाना है। ठीक है जी, सो आई होप आपको रेफरेंसेस भी मिल गए होंगे। एंड अभी हम स्मॉल सैंपल का सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब हमने लार्ज सैंपल की बात की थी उस टाइम पे स्पेसिफिकली हमने स्टैंडर्ड एरर निकालना सीखा था। ये हमने स्टैंडर्ड एरर जो है वो M की तरह डिनोट किया था। ठीक है, सो वो चीजें आगे हम फर्दर देखेंगे। हमने स्टैंडर्ड एरर को इस तरीके से डिनोट किया था लार्ज सैंपल के केस में। सो वही स्टैंडर्ड एरर निकालने के बाद हमने लिमिट्स निकालनी सीखी थी कि कब से कहां तक वैल्यू हमारी वेरी कर सकती है। ओके, अब हम स्मॉल सैंपल के लिए देखते हैं। तो जब भी स्मॉल सैंपल की बात आएगी तो आप मतलब स्मॉल सैंपल में लगा लीजिए कि 30 से कम का सैंपल है और उसमें टी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे सामने निकल के आता है। ओके, टी डिस्ट्रीब्यूशन, कई बार स्टूडेंट्स हो सकता है आपको ऐसे बोले कि जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है या जो टी टेस्ट है वो बड़े सैंपल्स पे भी लगता है, तो वो सारी चीजें हम बाद में भी डिस्कस करेंगे जब स्पेसिफिकली हम लार्ज सैंपल्स या जो ये तो हम सिग्निफिकेंस ऑफ मीन की बात कर रहे हैं ना, जब हम सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन की बात करेंगे वहां पर हमारा टी टेस्ट पिक्चर में आएगा। तब तक आप टी डिस्ट्रीब्यूशन समझ लीजिए क्या चीज है। सो टी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं जब हम 30 से बड़ा सैंपल लेते हैं कि नॉर्मल बेल शेप्ड कर्व आ गया हमारा। जब हम 30 से छोटा सैंपल लेते हैं तो इस तरीके का कर्व जो है वो हमारा नहीं आ पाता, इसलिए उसको हम नॉर्मल कर्व तो नहीं बोल सकते। तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बजाय जो कर्व हमारा निकल के आता है वो क्या निकलता है जी, उसको हम बोलते हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यानी जब सैंपल जो है वो 30 से सैंपल साइज कम है, डिस्ट्रीब्यूशन शेप नॉर्मल कर्व की नहीं ले सकता, ऑल्दो वो सिमेट्रिकल होता है बट वो लेप्टोकर्टिक होता है। लेप्टोकर्टिक, मेसोकर्टिक, प्लेटिकर्टिक वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी करवा चुकी हूं, मैं उम्मीद कर रही हूं आपको आता होगा। लेप्टोकर्टिक में यूजुअली क्या होता है कि आप मिडल बीच में होगा, यानी ये ऊपर वाला पीक आपको यहाँ मिडल में ज्यादा दिखाई देगा, जिसकी वजह से अब जैसे ये था, एक सेकेंड रुकिए, हाँ ये है, एक तो ये है अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इस तरीके का। ओके, एक मैं लेप्टोकर्टिक कर्व बनाऊं जो कि यहां से ऊपर, मतलब थोड़ा इसको और अच्छा बनाया जा सकता है वैसे, यहां से बेसिकली ये एरिया तो कम ही आया ना, यानी आपके जो ये टेल हैं इनके अंडर ज्यादा एरिया आ रहा है कंपैरेटिवली।
ओके सो वही चीज यहाँ पे इन्होंने बोली कि इट बिकम्स मोर पीक्ड इन द मिडल, ये लेप्टोकर्टिक हो जाता है और मोर रिलेटिवली मोर एरिया हमारा टेल पे हमें ऐसे लंबी टेल दिखाई देती है। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को फिर हम टी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, जो कि 1908 में ओरिजिनली डेवलप किया था इन 1908 बाय डब्ल्यू.एस. गॉसेट। उन्होंने फिर साइन किस नाम पे कर दिया, स्टूडेंट के नाम के अंडर। जैसे ये बादशाह है अपना, क्या बोलते हैं, अपना बोल रही हूँ वैसे बादशाह है ना, क्या अरे गाने बनाता है ये, तो उसका नाम बादशाह नहीं है, उसका कोई और नाम है। जैसे कियारा आडवाणी है तो उसका नाम कियारा नहीं है, आलिया है, बट वो आप एक अलग से पेन नेम बन जाता है ना आपका। तो ऐसे ही डब्ल्यू.एस. गॉसेट ने पेन नेम यानी स्टूडेंट नाम के अंडर आपने साइन किया कि भाई हाँ स्टूडेंट ने ये क्या किया, डिस्कवर किया है, बट वो डब्ल्यू.एस. गॉसेट ने किया था, इसलिए वो स्टूडेंट नाम के अंडर था। तो कई बार इसको स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है जी। इट शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड कि जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक सिंगल कर्व नहीं है। जब हम बात करते हैं नॉर्मल कर्व की, वैसा कर्व नहीं है इसमें, मतलब परफेक्टली शेप तो है नहीं, बट एक होल फैमिली ऑफ कर्व है, जिसमें आप अगर साइज अलग अलग लेंगे, अगर आपने सैंपल साइज चेंज कर दिया तो आपका वो कर्व भी चेंज होता जाएगा। यानी जब सैंपल इंक्रीज होता जाएगा तब 30, अगर वो 30 के ऊपर पहुंचना शुरू हो गया तो वो नॉर्मल कर्व की तरह ही दिखेगा। तो इसीलिए हम उसको टी डिस्ट्रीब्यूशन के बजाय नॉर्मल कर्व ही बोल देते हैं जब लार्ज सैंपल साइज हो, और स्पेसिफिकली टी डिस्ट्रीब्यूशन हम तब यूज करते हैं जब स्मॉल सैंपल हो। ठीक है जी। अब जो नेचर है टी डिस्ट्रीब्यूशन का वो किससे लिंक्ड है, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम से लिंक्ड है। ठीक है, एट आएगा ये, एट डिफरेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट फॉर अभी ए भी चलेगा, फॉर नंबर ऑफ ईच नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब एक टी डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा आप लगा सकते हैं। सो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज हो रहा है सो टी डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज हो जाएगा, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर इंक्रीज हो रहा है तो टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और नॉर्मल कर्व की शेप वो ले लेगा, जो कि हम टी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल से भी देखेंगे। जैसे नॉर्मल कर्व की टेबल होती थी वैसे ही टी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल भी होती है। ठीक है जी। इस टेबल में हमें रिलेशनशिप, मतलब क्रिटिकल टी की वैल्यूज दिखती हैं, बट वो रिलेशनशिप कैसे दिखेगा, यहाँ पे आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम दिखेगा और राइट साइड में आपको दिखेंगे जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है या लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो था हमारा वो दिखेगा। ठीक है, जो हमने 5% 1% की बात की थी वो वाला। अब अगर हम 5% 1% पे इंफिनिटी पे वैल्यू देखें तो जैसे जैसे आप इंफिनिटी पे आगे बढ़ेंगे तो 1.96 5% पे दिखेगी आपको और 1% पे 2.58, यानी इतनी वैल्यू दिखेगी, इससे एक्सीड आपको टेबल वैल्यू नजर नहीं आएगी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज हो रहा है तो हमारा टी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्या बेसिकली, सो जैसे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम यूजुअली डिग्री ऑफ फ्रीडम बोल देते हैं। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम यूजुअली हम केमिस्ट्री में या ज्योमेट्री में, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है या मैकेनिक्स होती है, वहां पे पढ़ते हैं। और वहां पे क्या होता है, हर एक उसको पॉइंट को या हर एक बॉडी को हम एक कोऑर्डिनेट बोल देते हैं। ठीक है, सो वो भी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की ही बात हो रही है कि एक डिग्री ऑफ फ्रीडम वो कितना जो है वो मूव कर सकता है। तो अगर आप उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा देंगे तो ऑब्वियसली वो आप बॉडी जो है वो कम वो हो पाएगी ना, मूव रेस्ट्रिक्शंस अगर लगी तो वो मूव कम कर पाएगी, उसकी फ्रीडम कम हो जाएगी, यानी उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कम हो जाएगा अगर हम उस पर कॉन्स्टेंट्स या रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे तो। और ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है ये यूजुअली स्मॉल सैंपल स्टैटिस्टिक को डील करने के ही काम आता है। स्टैटिस्टिक और पैरामीटर में ऑलरेडी डिफरेंस बता चुकी हूं, फिर भी कंफ्यूजन हो तो लास्ट लेक्चर्स जाके देख लीजिएगा। ठीक है, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसको हम DF से, स्मॉल DF से डिनोट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है डिग्री ऑफ फ्रीडम को। फ्रीडम का मतलब यहाँ पे क्या है, फ्रीडम टू वेरी, कि आप कितना चेंज कर सकते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जितनी ज्यादा मतलब उतना ही आपके पास चेंज करने का स्कोप है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कम मतलब आपने उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। ओके, तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो एसोसिएटेड है एक गिवन सैंपल with a given sample are determined by the number of observation that are free to vary। तो जितना आप फ्रीली वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। अब उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या वेरिएबल्स माइनस नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स या रेस्ट्रिक्शंस। अब आप बोलेंगे ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये एक बार समझते हैं एक एग्जांपल से। मान लो हमारे पास 5 स्कोर हैं, 12, 10, 7, 6 और 5, इनका मीन निकल के आता है 8। तो ये मीन से कितना डेविएट हो रहे हैं, यानी 12 में से 8 गए, 10 में से
8 गए, 7 में से 8, 6 में से 8 और 5 में से 8, तो वैल्यूज क्या आ गई 4, 2, -1, -2, -3। इनका जो सम है वो क्या आएगा 0 आएगा। सो कॉन्सिक्वेंस क्या निकल के आता है, अगर सम हमारा 0 आ गया दैट मीन्स अगर हमें 4 वैल्यूज पता है सो 5वीं वैल्यू तो फिक्स्ड ही रहेगी कि वो उसके मतलब 0 लाना है ना आंसर, तो 5वीं को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी वैल्यूज तो हमारे पास 5 थी, लेकिन इस मीन की वजह से, ये मीन 0 है, मीन मतलब मीन का जो डेविएशन है वो 0 है, उस वजह से सम जो है वो इक्वल किसके है 0 के इक्वल है, इसलिए जो 5वां है वो चीजें हम आराम से निकाल सकते हैं जो 5th नंबर है। ओके तो अगर मैं यहां पर ये 4 की जगह मुझे पता है कि चलो 5 है, 3 है, 2 है, 1 है या वट एवर इट इज, तो ये लास्ट वाला तो निकालना इजी हो गया ना, क्योंकि जो भी आंसर हो उसको इस तरीके से निकालना है कि वो 0 के बराबर आ जाए, राइट। तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन किस पे है, इस एक पे तो रेस्ट्रिक्शन लग गई 5th वाले के ऊपर, तो इस मीन सम की वजह से तो बची हुई 4 क्या है, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है हमारे पास। तो इसलिए ओरिजिनली 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम थी हमारे पास, लेकिन एक वो मीन की वजह से, मतलब जैसे ही हमने यूज ऑफ मीन किया फॉर कंप्यूटिंग वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हमने एक डिग्री ऑफ फ्रीडम लॉस कर दी। सो वो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, n माइनस में 1 हो जाएगा। अब n माइनस में 1 है, बट जरूरी नहीं है कि हर जगह पे n माइनस 1 हो, तो स्मॉल सैंपल्स के लिए हम n माइनस 1 लेते हैं, बट जैसे ही हम जब काई स्क्वायर पढ़ेंगे ना, तो काई स्क्वायर में हम क्या कर देते हैं, हम कोरिलेशन देखना चाह रहे हैं दो वेरिएबल के बीच का। सो वहां पे जो रेस्ट्रिक्शंस है वो किससे आ जाएंगी, वो 2 मीन से आ जाएंगी, अभी तो एक ही था, अब 2 से आ जाएंगी, तो वो n माइनस 2 करना पड़ेगा हमें, वो हम जब काई स्क्वायर और आगे चीजें पढ़ेंगे तब सीखेंगे। अभी के लिए आप n-1 जो है वो ध्यान रख सकते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, कितना फ्रीली आप मूव कर सकते हैं, अगर आप पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो हो सकता है डिग्री ऑफ फ्रीडम n भी हो, बट यहाँ पे हमें रेस्ट्रिक्शन नजर आ रही है, तो n-1 जो है वो क्या रहेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा। प्रोसेस क्या रहेगा अब सिग्निफिकेंस निकालने का, तो सबसे पहले तो आप स्टैंडर्ड एरर निकालेंगे। स्टैंडर्ड एरर कैसे निकलेगी, स्मॉल एस क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, डिवाइड बाय n, यानी ये लगा लीजिए स्मॉल एस n अंडर रूट, ये है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला स्मॉल सैंपल के लिए। ओके अब ये जो s है ये क्या है, इसको हम निकालेंगे x² डिवाइड बाय n-1 अंडर रूट। जब हम लार्ज सैंपल का कर रहे थे तो हम कैलकुलेट करते थे इसको इस तरीके से, ये निकलेगा हमारा लार्ज सैंपल में, बट यहाँ पे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से n-1 लेके चलेंगे। और डेविएशन जो है ये x क्या है, ये स्कोर से डेविएशन है, मतलब जो मीन से डेविएशन हमने ऊपर पढ़ा था ना कि 12 था और फिर हमने 8 मीन आया तो 12 में से 8 गया, तो वो क्या है x निकाला था हमने, जिसका सम 0 निकाला था। ओके तो वो डेविएशन हो जाएगा स्कोर ऑफ द मीन से, और n तो सैंपल साइज है ही। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है जब आपको लिमिट निकालने को बोली जाएगी। दूसरा है टी डिस्ट्रीब्यूशन, आपको देखना है क्योंकि टी डिस्ट्रीब्यूशन हमें टेबल से निकालना है। ये है वो टेबल, ये आपको हर एक बुक में मिल जाएगी। क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ टी, यहाँ पे 0.1 है जो फ्रीडम, जो क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी है, जो हम लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस या कई बार लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोल देते हैं। ये 0.05, 0.02 और 0.01। हम यूजुअली 0.05 यानी 5% और 0.01 यानी 1% पे वैल्यूज को चेक करते हैं। सो ये तो राइट साइड में हो गई। ये पूरी वर्टिकल साइड पे क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी स्मॉल डी एफ दे रखा है हमें। सो यहाँ पे पहले हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे, यहां से डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू देख के यहाँ पे हम इसकी प्रोबेबिलिटी देखेंगे दोनों की, 0.05 पे भी और 0.01 पे भी। जैसे जैसे इन्फिनिटी की तरफ हम जाएंगे, ये देखिए नीचे गए हैं जैसे जैसे, सो इन्फिनिटी की तरफ जाते ही 0.05 पे तो वैल्यू हो गई 1.96 और 0.01 पे हो गई 2.58, जो हमने ऊपर बात की थी वो ये टेबल वैल्यू थी। ठीक है जी। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करेंगे जो कि n-1 से कैलकुलेट हो जाएगा हमारा। उसके बाद ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसकी वैल्यू हम t की वैल्यू देखेंगे टेबल से, कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम पे और कितनी चीजें हैं, तो वो वैल्यू चेक करनी है हमें। और वो वैल्यू चेक करने के बाद जो हमने मान लो 5% पे और 1% पे कोई वैल्यू देखी, तो मान लो मैं 5% वाली को वैल्यू को बोल रही हूँ t1 क्योंकि वो इधर थी, और इधर लास्ट वाली क्या थी t2, उसको t2 मान लिया मैंने। सो ये क्या हो जाएगी, जो लिमिट्स हैं वो कैसे पता करेंगे अब हम, तो मीन जो हमने लास्ट टाइम लार्ज वाले में भी किया था, t1 की वैल्यू जो निकल के आएगी हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से, और मल्टीप्लाई में स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमने लास्ट टाइम तो सिग्मा m से डिनोट किया था, तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन ही लिख लीजिए इसको। सो ये क्या हो जाएगी, हमारी लिमिट हो जाएंगी दोनों की दोनों प्लस माइनस करके। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे।
ओवरऑल हमने ये स्टेप्स किए हैं कि स्टैंडर्ड एरर निकालना है किसका, मीन का, फिर टी डिस्ट्रीब्यूशन वाली टेबल चेक करनी है, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है और उसके बेसिस पे टी वैल्यू चेक करनी है, ठीक है। फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है। एग्जाम्पल देखिए, एक पर्टिकुलर टेस्ट है जिसमें 16 इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस हैं। हमने क्या बोला था, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकलेगा, जो भी टोटल ऑब्जर्वेशंस होंगी उसमें से एक माइनस कर रहे थे हम, जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो माइनस कर रहे थे, ठीक है। विद अ सर्टेन मैग्नीट्यूड ऑफ अ मीन, मीन हमें दे दिया यहाँ पे ऑलरेडी, ये देखिए मीन दे दिया हमें 100, स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया हमें 24। अब हमें 0.05 पे और 0.01 पे इतने लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पे लिमिट्स निकालनी है कॉन्फिडेंस इंटरवल की। कैसे निकालेंगे, चलिए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड एरर निकालेंगे। स्टैंडर्ड एरर में क्या बोला था, स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि 24 है, डिवाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशंस जो कि यहाँ पे 16 है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 24, 4 और 6 आंसर आ गया, ठीक है जी। देन डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे तो 16 ऑब्जर्वेशन है इंडिपेंडेंट, तो 16 माइनस 1 ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया। अब वैल्यूज चेक करनी है 15 डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर, किस पे, 0.05 पे और 0.01 पे। सो वैल्यूज चेक करें एक बार, ये देखिए कहाँ गया, अरे अरे पीछे गई टेबल, ठीक है। तो ये देखिए 15 डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक सेकंड मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, ये 15 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसके ऊपर 0.05 और 0.01 पे देखनी है। ये देखिए 2.13 एंड 2.95, यानी ये वैल्यूज हमारे पास आ गई कैलकुलेट करके, ये आ गई वैल्यूज कौन सी, 2.13 और 2.95, 0.05 पे और 0.01 पे, 15 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। अब ये देख लिया हमने, सो ऑब्वियसली जो फॉर्मूला हमने लगाया था कि m प्लस माइनस एंड देन ये अपना T1 T2, ये T1 आ गई, ये T2 आ गई, और मल्टीप्लाई में स्टैंडर्ड डेविएशन, हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये चीज को हम कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ही था ना, स्टैंडर्ड एरर था, स्टैंडर्ड एरर था, आई एम रियली सॉरी, स्टैंडर्ड एरर था, ओके। सो ये वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। इस वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए मीन क्या है मेरे पास, मीन है 100 प्लस माइनस T1 की वैल्यू आई है 2.13, मल्टीप्लाई में स्टैंडर्ड एरर है 6, दूसरा क्या रहेगा 100 प्लस माइनस 2.95 इंटू में 6, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए और 100 में से एक बार प्लस कर दीजिए और एक बार माइनस कर दीजिए, वैल्यू आ जाएगी 87.22 से लेके 112.78, ये 0.05 पे और 0.01 पे ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आया कि लार्ज सैंपल में हमने कैसे स्टैंडर्ड एरर निकाला था, वहां पे सीधा स्टैंडर्ड एरर निकाला था हमने, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम का भी रोल आ जाता है हमारे पास, उसकी वजह से हमारा फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है कि हम टेबल वैल्यू चेक करेंगे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी हमारी उसके ऊपर, और उसके बाद फिर हम ये जो हमारा फॉर्मूला है मीन m प्लस माइनस जो हमारी T1 या T2 की वैल्यू आएगी, और मतलब अगर सिंपल 0.05 पे पूछा जाता ना तो हमारा ये वाला आंसर हो जाता है, ये कट आउट हो जाता है, ये 0.01 वाला हमें निकालने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो जो भी टेबल वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई में स्टैंडर्ड एरर, ठीक है जी। सो आई होप इतना समझ आया होगा आपको, जो हमारी स्टैट की सीरीज है उसमें कि हम सिग्निफिकेंस देखना चाह रहे हैं मीन का, कि मीन का क्या महत्व है, तो मीन की वजह से क्या क्या चीजें हो रही हैं, तो वो लार्ज सैंपल के लिए हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, अब हमने स्मॉल सैंपल के लिए देख लिया। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आया, कहीं पर भी कंफ्यूजन है, तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये चीजें, बिकॉज ये नहीं समझा तो आगे जाके जो हम वो करेंगे ना सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन, यानी जिसमें हम टी टेस्ट करेंगे या बाकी फर्दर और टेस्ट करेंगे कोरिलेशन निकालते टाइम, सो वो टेस्ट आपको समझ नहीं आएंगे क्योंकि आपको ये वाली चीजें नहीं पता थी, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एरर क्या होती है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होता है, या 5% 1% क्या चीजें करते हैं, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, सो वो चीजें जब तक समझ नहीं आएंगी फिर तो आप जो एक अल्टरनेटिव सा टी टेस्ट के लिए फॉर्मूला होता है रैंडम सा, बस वो फॉर्मूला लगा लेंगे और बात खत्म, ठीक है। सिर्फ अपने थियोरेटिकल एग्जाम के लिए समझ नहीं आएंगी चीजें आपको। सो आई होप आपको समझ आ रही हूं, आप पूरी की पूरी सीरीज कंटिन्यूटी में देखेंगे तो आपको सब चीजें समझ आएंगी, मैंने एक दूसरे से कनेक्ट करके ही समझाई हैं सारी चीजें। एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free, and be consistent in your efforts, that is very necessary.